हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। मेरा नाम है दिव्यानी अग्रवाल। गाइस, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है गाइस, आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं पहले कि हमने इसके पहले जो टॉपिक कवर किया था सॉफ्टवेयर, उसमें हमारा एक टॉपिक छूट गया था जो था प्रोग्रामिंग टूल्स का। तो मैंने इस लेक्चर में, इस वाले वीडियो में उस वाले टॉपिक को कवर किया है। तो आप मान सकते हैं हमारा जो लेक्चर 8 था उसका ये पार्ट सेकेंड है, बट मैंने इसकी हेडिंग प्रोग्रामिंग टूल्स अलग से मेंशन किए, तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा इसको लेकर। अगेन मैं बता दूं कि सॉफ्टवेयर का ही ये सेकंड पार्ट है हमारा जो हमने कंटिन्यू किया। ठीक है गाइस, तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है प्रोग्रामिंग टूल्स वाला टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपके आने वाले लेक्चर्स मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर 8 का सेकेंड टॉपिक जो हमारा छूट गया था, वो है प्रोग्रामिंग टूल्स। ठीक है गाइस, तो आप समझते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड की गई है या फिर हमारे पास कौन कौन सी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। देखो होता क्या है, इसमें बेसिक थोड़ा बहुत समझते हैं। इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क डन बाय द कंप्यूटर वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर अप्लाइड ऑन द इनपुट डेटा टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, हमें क्या है कि हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देना पड़ते हैं और ये इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में कंप्यूटर के पास जाते हैं, एक इनपुट के फॉर्म में जाता है जिसके लिए वो हमें डिजायर्ड आउटपुट सेंड करता है। ठीक, अब यही इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए, यही जो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, तो यही इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप की गई है। ठीक है, तो अब ये कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप की गई है, तो ये कौन से कैटेगरी में डिवाइड की है वो हम देखते हैं। ठीक, तो हमारे पास मेनली कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो कैटेगरी होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। बोल सकते हैं अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो हम दो तरीके से या दो तरह की लैंग्वेज प्रोवाइड करी गई है उसमें दे सकते हैं। या तो आप लो लेवल लैंग्वेज का यूज करके उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए या फिर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके आप इंस्ट्रक्शन दीजिए। ठीक, अब ये लो लेवल क्या होता है और हाई लेवल क्या होता है ये देखते हैं अपन। ठीक, तो लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है, इसे मेनली मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। ऐसी लैंग्वेज जो कि सिर्फ मशीन समझ सकती है। तो हमें पता है कि मशीन क्या समझती है, या फिर बाइनरी लैंग्वेज मतलब जीरो और वन, दो ही डिजिट समझती है, जीरो और वन की लैंग्वेज। ठीक है, अगर जीरो और वन की लैंग्वेज में अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ जाए तो उसके लिए हमें बहुत एक नॉलेज होना चाहिए कि हर एक, अगर हम कोई भी उसको कैरेक्टर दे रहे हैं तो हर एक कैरेक्टर के लिए एक बाइनरी नंबर डिसाइडेड होता है। तो हर एक कैरेक्टर का हमें बाइनरी नंबर पता होना चाहिए, कुछ भी वर्ड लिख रहे हैं तो बाइनरी फॉर्म उसका पता होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है क्योंकि ये लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। ठीक, तो लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है एंड इंक्लूड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो हमारी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर दो तरह की लैंग्वेज आती हैं, एक होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक, तो मशीन लैंग्वेज जो होती है वो हमारे जीरो और वन का यूज करती है इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए, जो कि डायरेक्टली कौन समझता है, कंप्यूटर, और डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी कौन करता है, कंप्यूटर। तो ये सबसे ज्यादा टफ लैंग्वेज होती है। डायरेक्ट पहले के टाइम पे इसी का ही यूज होता था, डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज का ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा टफ मानी जाती है क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज होना चाहिए आपको, सारे बाइनरी डिजिट्स कैसे उसको यूज करनी है इस कारण। ठीक, इसके बाद आती है हमारी सेकेंड कैटेगरीज में जो है हमारी लो लेवल लैंग्वेज में, वो है असेंबली लैंग्वेज। ठीक, असेंबलिंग लैंग्वेज आने से थोड़ा सा राइटिंग कोड सिंप्लीफाई हुआ था। ठीक, अब इसमें क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड दैट अलाउड यूसेज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड सिंबल्स इंस्टेड ऑफ वंस एंड जीरोस। ठीक, वन और जीरो के अलावा हम इसमें इसको छोड़ के हम क्या यूज कर सकते थे, इंग्लिश के कुछ लाइक वर्ड्स का यूज किया जाता था और सिंबल का यूज किया जाता। बट इसका मेजर ड्रॉबैक जो था लिखने का, इस लैंग्वेज में राइटिंग कोड्स को लिखने का, कि ये कंप्यूटर स्पेसिफिक कोड लिख पाती थी। कंप्यूटर स्पेसिफिक कोड मतलब अगर मैंने किसी एक टाइप के सीपीयू के लिए कोई कोड लिखा है तो वो अनदर अनदर टाइप के प्रोसेसर पे काम नहीं करेगा। अगर मैं कोड किसी एक प्रोसेसर पे लिख रही हूँ, एक प्रोसेसर को, एक कंप्यूटर में मैंने, एक सिस्टम पे मैंने कोड लिखा सपोज, तो वो उसी सिस्टम पे चलेगा, वो दूसरे सिस्टम पे परफॉर्म नहीं करेगा, कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये कंप्यूटर स्पेसिफिक लैंग्वेज थी जिस कारण से ये एक ड्रॉबैक निकला, जिसे जिसपे कोड लिखना बहुत इजी तो था, बट प्रोसेसर स्पेसिफिक होने के कारण ये थोड़ा सा ड्रॉबैक शो कर रही थी। ठीक है, बाकी इसमें ईज क्या आया कि हमें वंस एंड जीरोस में कोड ना लिखते हुए हम थोड़ा इंग्लिश लाइक वर्ड्स का यूज करके या सिंबल्स का यूज करके इसमें कोड लिख सकते थे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते थे। ठीक है, तो ये चीज थी इसमें हमारे असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक, तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास दो आ गई। लो लेवल में मशीन लैंग्वेज जो जीरो और वन के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस देती थी, कंप्यूटर को देने के लिए हमें जीरो और वन के फॉर्म में कोड लिखना पड़ता था। या फिर असेंबली लैंग्वेज आ गई जिसमें हम जीरो और वन में कोड ना देते हुए हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स का यूज करके, सिंबल का यूज करके कोड कंप्यूटर को दे सकते थे। बट
वहाँ पे क्या हो रहा था, वो प्रोसेसर स्पेसिफिक थी, इस कारण से हमें थोड़ा-सा वहाँ पे ड्रॉबैक देखने को मिला। ठीक, इसके बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है लैंग्वेजेस को लिखने की, वो है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस मशीन इंडिपेंडेंट हुई एंड आर सिंपलर टू राइट कोड इनटू। ठीक है, बट इसमें क्या हमें दिखा, एक अच्छा चीज दिखी कि हमें ये मशीन इंडिपेंडेंट हुई। पहले जैसे ऊपर असेंबली लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट थी ना, बट ये क्या हुई, मशीन इंडिपेंडेंट हुई एंड हमें इसमें राइट कोड्स को लिखना बहुत ज्यादा आसान हो गया, सिंपल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते थे वो इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में दिए जाते थे, और जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है वो कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज करती थी जो हमारे नेचुरल लैंग्वेज की तरह ही होते थे। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस आर यूजिंग इंग्लिश लाइक सेंटेंस एंड ईच हाई लेवल लैंग्वेज फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेज। मतलब क्या, जैसे हमारे नेचुरल लैंग्वेज लिखते हैं उसमें हम कोई सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, वैसे ही इसमें क्या हुआ, जब भी हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई कोडिंग करते हैं या कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, लिखते हैं, तो वहां भी हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक, एंड बट ये चीज था कि ये ऐसी लैंग्वेज थी जो डायरेक्टली कंप्यूटर समझ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश फॉर्म में थी। इंग्लिश की, हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके इसको लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर उसको समझ नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर समझता है 0 और 1 की लैंग्वेज। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसलेटर्स को लेकर आना पड़ा। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज ने हमारे लिए तो यूज कर दिया है कि हम इजीली लैंग्वेज को लिख सकते हैं, क्योंकि हम हमें इंग्लिश आती है तो हम इंग्लिश में उसका कोड लिख सकते हैं। बट वो इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर कैसे समझेगा, तो उसको समझाने के लिए लेकर आए हम ट्रांसलेटर्स। ठीक है, तो वो ट्रांसलेटर्स क्या करते थे, ट्रांसलेटर्स आर नीडेड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। उनका काम क्या था, जो इंस्ट्रक्शंस हम लिख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उसे किस में कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होगी, 0 या फिर 1 में, तो वो कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा था, ट्रांसलेटर। ठीक, तो हमारी कुछ हाई लेवल लैंग्वेज की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोड करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं कि अब ये ट्रांसलेटर्स हमारे पास क्या क्या है। चलिए देखते हैं अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। हमने ट्रांसलेटर के बारे में देखा, देखो डेफिनेशन से समझो, अ ट्रांसलेटर इज नीडेड टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटर्न इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, ट्रांसलेटर का काम क्या है कि हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं या तो असेंबली लैंग्वेज में होगा या तो हाई लेवल लैंग्वेज में होगा, उसे किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर समझ सकता है, और हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कि हम लिखते हैं। कौन लिख रहा है, जो कि प्रोग्रामर होगा वो लिखेगा। ठीक है, तो हम जो लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं उसे कन्वर्ट कर रहा है मशीन जो समझ सकती है उस लैंग्वेज में। वो काम किसका होता है, ट्रांसलेटर का। ठीक है, अब देखो उसमें चीजें क्या क्या होती है। द प्रोग्राम कोड रिटर्न इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। देखो जो चीजें हम लिख रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में, जो भी प्रोग्राम कोड लिखा जाता है उसे कहा जाता है सोर्स कोड। मतलब हम जो चीज लिखेंगे उसे सोर्स कोड कहेंगे। ठीक है, एंड ये सोर्स कोड जब ट्रांसलेट या कन्वर्ट होता है ट्रांसलेटर के थ्रू, किस फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में जो कि मशीन समझ सके। ठीक, the source code is converted by translator into the machine understandable form called object और machine code। ठीक है, मतलब जब ये सोर्स कोड को ट्रांसलेटर कन्वर्ट कर देगा, ठीक, तो जो कोड बनेगा उसे कहा जाएगा ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड, मतलब ऐसा कोड जो कि मशीन समझ पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें, सोर्स कोड कौन बना रहा है, हम बना रहे हैं। ठीक, ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट में कर रहा है मशीन कोड में। मशीन कोड किसके लिए कोड हो गया, मशीन के लिए जो मशीन समझ सकती है। ठीक है, तो सोर्स कोड हो गया और मशीन कोड हो गया या फिर ऑब्जेक्ट कोड हो गया। ठीक, तो ऐसे करके हमारे पास 3 ट्रांसलेटर होते हैं जो हमें लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में, ट्रांसलेट करने में हेल्प करते हैं मशीन हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में। तो एक हो गया असेंबलर, एक हो गया कंपाइलर और एक हो गया इंटरप्रेटर। तो ये तीनों का यूज किया जाता है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, तो वन बाय वन देखते हैं कि तीनों का काम क्या होता है। ठीक, तो असेंबलर की बात करते हैं, तो सबसे पहले डायग्राम से समझ लो। जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था कि हाई लेवल लैंग्वेज हमारी सोर्स कोड है, इसे ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट कर रहा है काय में, हमारे मशीन लैंग्वेज कोड में, जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है, डायग्राम से क्लियरली समझ में आ रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज कोड ट्रांसलेटर हमारे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि हमारी मशीन लैंग्वेज का कोड होता है। ठीक, काम किसका है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। एग्जाम में डायग्राम जब भी क्वेश्चन आए तो डायग्राम से जितना आप इसको एक्सप्लेन करोगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा गाइस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं असेंबलर का काम क्या होता है। देखो असेंबलर नाम किससे सिमिलर लग रहा है, असेंबली लैंग्वेज से। ठीक, तो याद करना आसान,
द ट्रांसलेटर यूज्ड टू कन्वर्ट द कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। देखो हो क्या रहा है कि द ट्रांसलेटर यूज्ड टू कन्वर्ट द कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, मतलब क्या ट्रांसलेटर किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, जो कोड हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखा है उसे कन्वर्ट करने के लिए, काय के अंदर मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, असेंबलर। मतलब असेंबलर ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो क्या कर रहा है, असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा गया है उससे कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस ट्रांसलेटर को कहा जाता है असेंबलर कहा जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर का काम क्या होता है, डायरेक्टली सोर्स कोड को कन्वर्ट करना है मशीन कोड में, ठीक है। तो मैम ये तो ऊपर भी हमने देखा, बट ऊपर क्या था, वो ऐसा कोड जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हो, यहाँ पे कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड नहीं, कोड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जा रहा है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। बट कंपाइलर क्या होगा, सोर्स कोड कोई भी लैंग्वेज में लिखा हो उसे क्या में कन्वर्ट कर देगा, वो मशीन कोड के अंदर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, if the code follows all syntactic rules of the language then it is executed by the computer। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे क्या सिंटेक्स चलते हैं, सारे रूल्स चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा गया है वो सारे प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके लिखा गया, मतलब वो पूरे सारे पहले कोड को चेक करेगा, पूरे कोड को चेक करेगा, देन उसे एग्जीक्यूट करेगा, मतलब पूरे कोड को चेक करने के बाद उसे फिर कन्वर्ट करेगा हमारे मशीन कोड के अंदर, ठीक। तो उसे क्या कहा जाता है, कंपाइलर। क्या करेगा, पहले सारे कोड को चेक करेगा, देन उसे काय में कन्वर्ट करेगा, हमारे मशीन कोड में। तो वो काम होता है कंपाइलर का, बट वो ये देख नहीं रहा है कि कोड किस लैंग्वेज में लिखा है, बट वो एक चीज फॉलो कर रहा है कि पूरे कोड को एक बार में क्या करेगा, पढ़ेगा एंड देन उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। सेम ऐसे ही होता है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, यहाँ भी क्या करेगा, सोर्स कोड को मशीन कोड में तो कन्वर्ट करेगा, बट यहाँ पे क्या होता है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट वन लाइन एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ द होल प्रोग्राम एट वन गो। कंपाइलर क्या कर रहा है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में क्या कर रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था, बट इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन काम करता है, एक एक लाइन पढ़ेगा, डन ट्रांसलेट करेगा, एक एक लाइन पढ़ेगा, ट्रांसलेट करेगा, ठीक। तो इंटरप्रेटर टेक्स वन लाइन, कन्वर्ट इट इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड इफ द लाइन इज सिंटैटिकली करेक्ट, ठीक है। क्या अगर पूरा सिंटैक्स, पूरे रूल्स उसमें प्रॉपर है, वो लाइन बाय लाइन चेक करके उसको एग्जीक्यूट करते जाता है, ठीक। एंड देन इट रिपीट्स दिस स्टेप्स फॉर ऑल द लाइंस इन दी सोर्स कोड, और यही सेम स्टेप लाइन बाय लाइन क्या करेगा, रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो ये काम कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है कि जहाँ जो भी लाइन में एरर आता है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है और उस लाइन पे आपको एरर फाइंड करने को देगा, आगे वो कोड को रीड नहीं करता है फिर। जबकि कंपाइलर क्या होगा, पहले सारा कोड रीड कर लेगा एंड देन जहाँ जहाँ एरर आ रही है वो आपको बताएगा कि आपने यहाँ पे सिंटैक्स गलत डाला है या तो यहाँ पे आपने कोई सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं किया, ठीक। तो वहां पे सारे एक बार में सारे एरर बताने का काम कौन करता है, कंपाइलर। जबकि इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, जहां भी लाइन में एरर आया है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और लाइन नंबर के साथ आपको एरर बता देगा, ठीक। तो ये काम होता है आपके इंटरप्रेटर का। डिफरेंस क्या है, दोनों सोर्स कोड में मशीन कोड में तो कन्वर्ट हो रहा है, ये तो सिमिलैरिटी होगी, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कंपाइलर हमारे पूरे प्रोग्राम को पढ़ के एग्जीक्यूट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ के हमारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तीनों में डिफरेंस क्लियर है। असेंबलर का तो काम ही क्या है, वो सिर्फ पर्टिकुलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है गाइस। तो ये था हमारे तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि हमारे पास ट्रांसलेटर्स आ गए, हमारे पास लैंग्वेजेस मिल गई, बट हमको अगर प्रोग्राम लिखना है तो हम कहाँ लिखेंगे, ठीक। तो उसके लिए बनाए गए हैं हमारे पास कुछ प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स, कुछ टूल्स बनाए गए हैं जिनका हम यूज करके हमारे प्रोग्राम के कोड को लिख सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखने के लिए सोचते हैं या डिसाइड करते हैं तो हमारे को एक टेक्स्ट एडिटर की नीड होती है, ठीक है, जिसपे हम हमारे सोर्स कोड को लिख सकते हैं, ठीक। तो एडिटर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, एन एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल वेयर वी टाइप इंस्ट्रक्शंस एंड स्टोर द फाइल एज अ सोर्स कोड, ठीक है। तो एडिटर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं कि हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल हमारे लिख सके, हमारे इंस्ट्रक्शंस को टाइप कर सके एंड उन्हें सोर्स कोड के फॉर्म में हमारी फाइल को स्टोर कर सके, ठीक। तो वो काम किसका होता है, एडिटर का काम होता है, ठीक। आगे चल के देखते हैं, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोग्राम डेवलपमेंट देयर आर सॉफ्टवेयर कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एडिटर, बिल्डिंग टूल्स एंड डीबगर्स, ठीक है। तो और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करा, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया गया है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो हमें ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हमें
टेक्स्ट एडिटर भी मिलेगा, कुछ बिल्डिंग टूल्स भी मिलेंगे एंड डीबगर भी मिलेगा। ठीक, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें एक ही जगह पर हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, जो हमें उस सोर्स कोड को बनाने के लिए लगेगी। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारे पास ये आईडीज के कौन-कौन से सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो अ प्रोग्राम कैन बी टाइप्ड, कंपाइल्ड एंड डीबग्ड फ्रॉम आईडी डायरेक्टली। तो कोई भी अगर प्रोग्राम आपको दिया जाएगा तो आप प्रोग्राम को लिखो, कंपाइल करो, डीबग करो, एरर्स निकालो, आप एक ही जगह पे सारी चीज कर सकते हो। आपको अलग-अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या-क्या एग्जांपल्स है, जैसे हमारे पास हो गया पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, नेटबीन्स हो गया, इक्लिप्स हो गया, एटम हो गया, है ना, लेज़ारोस हो गया, ऐसे करके कुछ अदर अदर एग्जांपल्स हैं हमारे पास इस आईडीज के, ऐसे कुछ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के जो हमें दिए गए हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे एक वर्ड आया था डीबगर, तो मैं डीबगर के बारे में आपको बता दूं। हमने क्योंकि यहाँ पे देख लिया कंपाइलेशन क्या होता है, टाइप करने के लिए क्या हो रहा है, पर डीबगिंग के लिए डीबगर का यूज किया जाता है। डीबगर क्या हो रहेगा, डिबगर ऐसा टूल होता है या ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करेगा, अगर आपके प्रोग्राम में या सोर्स कोड में कुछ एरर है तो उसे डिटेक्ट करेगा और हमें एरर करेक्ट करने के लिए बताएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, मतलब डिबगर में आपको क्लियर हो ही गया है कि क्या है, सॉफ्टवेयर जो कि एरर्स को डिटेक्ट करेगा एंड करेक्ट करेगा, किसके अंदर, हमारे सोर्स कोड के अंदर, तो उसे कहा जाता है डिबगर। ठीक है, तो प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल में कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा गाइस। ठीक है, तो मैं उसको जरूर ये जो भी आपको दिक्कत आएंगे सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक, तो ये कुछ हमारे आईडीज के एग्जांपल हो गए, विजुअल स्टूडियो, नेटबीन्स, इक्लिप्स। ठीक है, इसके अलावा पाइथन की भी है अलग, एटम भी है, लज़ारोस भी है, तो ये अलग अलग करके हमारे पास आईडीज प्रोवाइड की गई है। ठीक है गाइस, तो इस टॉपिक में इतना ही है, प्रोग्रामिंग टूल्स जो हमारा छूट गया था सॉफ्टवेयर टॉपिक के अंदर, जो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है आपको। अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट जरूर करिएगा, मैं सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें देखने वाले हैं वो हमारा रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो हम इसमें कवर करेंगे। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारे लेक्चर्स की अपडेट मिले, कुछ भी आपको मिस ना हो, कोई भी आपका लेक्चर छूटे नहीं इसलिए। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो रहेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तक के लिए बाय।